We'll start with revising the formulas that we have derived in the last section. If you remember last lecture में we have derived equations. याद है कौन सा equation? Axial magnetic field due to a current carrying circular loop. So if you remember, if you don't remember, doesn't matter. हमारे पास एक current carrying circular loop था, which carries a steady current I. ये current carrying circular loop, it will produce magnetic field along the axis. इसका हमने रेडियस लिया था a. If you remember, radius of the loop was a. हम इसको डिराइव नहीं करेंगे. We are not going to derive this. We will just revise the formula. So there is some point P here, और ये P point का distance center O से था x. So the distance of this is x. The distance over here is x. If you remember, अगर हमको इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? P पॉइंट पे. तो हमने इस लूप को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट्स. द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम इनफिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट इज r. ये हमने r लिया था. तो अगर आपको याद होगा, इक्वेशन याद होना चाहिए. याद है कि इंडक्शन टोटल सब सॉल्व करने के बाद अपॉन 2 I a square अपॉन x square प्लस a square raised to 3/2. ये था जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंडक्शन एट पॉइंट P along the axis. Is that clear? Good. Then अगर मैं ये लूप लेता हूँ और इस लूप को अगर मैं ऐसा रख देता हूँ so that the axis is along z, इस केस में you will have B equal to mu 0 upon 2 I a square upon z square plus a square raised to 3/2. अगर रेडियस को a के जगह पे मैं r बोलता हूँ, स्मॉल r या कैपिटल r, लेटर से कैपिटल R, तो इस केस में स्मॉल a के जगह पे क्या लिखोगे? r स्क्वायर. क्या लिखोगे आप यहाँ पे? r स्क्वायर. गुड. देन व्हाट वी हैव सीन, अगर हमको यही इंडक्शन सेंटर पे फाइंड करना है, ये अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, दिस इज फॉर इंडक्शन अलोंग द एक्सिस. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इंडक्शन एट द सेंटर, मतलब ये जो P पॉइंट था, इस P पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करोगे? सेंटर पे. तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. तो एट द सेंटर, इफ यू रिमेंबर, एट सेंटर induction will be equal to mu 0 by 2 I a square upon x की वैल्यू 0, a square raised to 3/2. 2 और 2 cancel, a square a cube a. So this is equal to mu 0 by 2 I by a. This is what you will get. Is that clear? Then अगर हमको ऐसे पॉइंट पे इंडक्शन फाइंड करना है विच इज फार अवे पॉइंट, तो इफ यू रिमेंबर, लूप छोटा है, मतलब रेडियस इज स्मॉल, एंड द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट इंडक्शन इज फार अवे पॉइंट. तो अगर ये जो P पॉइंट है, इफ इट इज अ फार अवे पॉइंट, मतलब डिस्टेंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस a, तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन a के केस में what you have is B equal to mu 0 upon 2 I a square upon x square raised to 3/2. 2 और 2 cancel, तो ये होगा mu 0 by 2 I a square upon x cube. This is what you will get. और इस केस में if you have n number of turns, अभी तो हमने सिंगल टर्न का ही बात किया, अगर n टर्न होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय n एंड आल्सो मल्टीप्लाई बाय n. दिस इज व्हाट यू हैव, राइट? अब ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा. तो ये तो हमने कल ही किया था, वी हैव सीन दिस इन द लास्ट सेशन इटसेल्फ. तो जस्ट फॉर समरी, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है
that current carrying circular loop produces magnetic field. General equation of that magnetic field is given by this formula, where n is number of turns, mu0 is permeability of free space, I is current, A is radius, x is the distance of the point from the center on the axis. अगर आपके पास सेंटर पे फाइंड करना है, if the point P itself is at center, तो उस केस में n mu0 by 2 I by A. If that point is far away point, उस केस में, in that case you will have n mu0 by 2 I A square by x cube. Yeah, that's clear. Now the next topic is magnetic lines for a circular loop. Magnetic lines for a circular loop. तो इस टॉपिक में एज सच एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है ज्यादा. यू जस्ट हैव टू से कि हमारे पास अगर एक सर्कुलर लूप है which carries current, it produces magnetic field and the magnetic field lines due to that circular loop is given by. तो हमारे पास एक लूप है, let us say we have a loop which is carrying a current I. तो in this case ये जो करंट कैरिंग लूप फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके मैग्नेटिक लाइंस कैसे दिखेंगे, तो दे विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो द लाइंस विल लुक जस्ट लाइक दिस. तो द लाइंस लुक लाइक दिस. बस इतना ही हमको एक्सप्लेन करना है. डेफिनेटली दे विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे. मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. तो इन दोनों में से एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, समथिंग लाइक दिस. मतलब एक साइड से लाइंस अवे जाएंगे और दूसरे साइड के लिए टूवर्ड्स होंगे. दैट इज ऑल यू आर सपोज टू शो. यहाँ तक क्लियर. तो आइडिया क्या है इस टॉपिक का? देयर इज नो डेरिवेशन हियर. सो द आइडिया हियर इज जस्ट कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है तो वो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक लाइंस दिखेंगे कैसे? तो दे विल लुक समथिंग लाइक दिस. डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में इसलिए प्रॉपर्टीज भी बताए थे. तो इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, बट दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. वहां पे क्लोज लूप कभी बनता ही नहीं है. बट यू सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप एज वेल. क्लियर. तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों साथ में होने चाहिए. सिमिलरिटी था, electric field lines start from north pole and at south pole, right? Electric field lines start at north pole. Electric field lines start from positive and end at negative. Magnetic field line starts from north pole and at south pole. Electric field lines never intersect or meet each other. Magnetic field lines also never intersect or meet each other. जहां पे लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है. So electric field intensity is higher where you have lines which are crowded. Similarly, magnetic field induction is higher where you have more magnetic field lines, मतलब crowded होंगे वहां पे. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाइडली सेपरेटेड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा. जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइडली सेपरेटेड होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स का भी स्ट्रेंथ कम होगा. करेक्ट, राइट. ये सिमिलरिटीज है. डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी नहीं बनाते, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो मेक क्लोज लूप्स. यहाँ तक क्लियर. देन अब हमको सिर्फ इतना बताना है यहाँ पे, और क्यों करना है समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको. सो वी नो दैट a current carrying loop produces magnetic field, in its surrounding region, in the surrounding region, and its value or formula or induction is. तो हमको ऑलरेडी पता है क्या था फॉर्मूला. B equal to mu0 by 2 I
ए की जगह पे मैं लिखता हूँ आर, तो ये जो लूप है इस लूप के रेडियस को मैं मान लेता हूँ आर, और इसका एक्सिस तो वैसे भी जेड एक्सिस है, तो यू सी इस केस में हमने एक्सिस क्या लिया है, जेड एक्सिस। और मैंने जानबूझ के ऐसा किया, मैंने वो इंटेंशन से, मैं ऑन इंटेंशन आई राइट डाउन समवेयर एक्स एंड समवेयर जेड, क्योंकि क्या होता है डेरिवेशन में हम अगर एक्स एक्सिस को एक्सिस मानते हैं और प्रॉब्लम में जेड एक्सिस आ गया तो याद नहीं आता फॉर्मूला, तो दैट इज व्हाई आई विल कीप ऑन डूइंग दिस। तो याद रखना इट इज ऑन इंटेंशन आई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस रेज टू एन टर्म्स हो गए तो एन लिख देना, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने यहाँ पे एक सिंगल टर्म शो किया, सिंगल दिखाया कि नहीं, ये लूप में सिंगल टर्म था कि नहीं, यस, करंट कितना था, आई, गुड, एंड इट्स वैल्यू गिवन बाय दिस, गुड। The magnetic field lines of the loop, the magnetic field lines of the loop, yeah, due to this, due to the current in the loop, due to the current in the loop are shown in figure. तो द आइडिया हियर इज कि पहले आप बता दो कि ऐसा दिखता है, फिर बाद में डेरिवेशन करते बैठेंगे, वी विल डिराइव लेटर। तो सबसे पहले से बताना है हमको, लूप है, करंट है, ऐसा फील्ड लाइंस है, दैट्स इट, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, राइट, यहाँ तक क्लियर। ये फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पे, एक्सिस पे, राइट, एक्सिस कौन सा है और रेडियस कितना है, और एट द सेंटर अगर हो तो, एट द सेंटर, एट द सेंटर वहां पे x जीरो, तो यहाँ पे कौन जीरो आएगा, z जीरो, therefore at the center you have b center, field at the center, mu 0 by 2 I r square raised to 3 by 2, 2 और 2 r square r cube में से r square cancel, so magnetic field at the center is mu 0 by 2 I by r, यहाँ तक क्लियर, गुड। नाउ ये तो हो गया अबाउट लाइंस, क्योंकि टॉपिक का नाम ही था मैग्नेटिक लाइंस, डन, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो इस टॉपिक में डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कि इसमें डिराइव क्या किया, कुछ नहीं डिराइव किया, हमने सिर्फ यहाँ पे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, वैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला था, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलोगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। अब यहां से आगे डेरिवेशन स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमको अगला टॉपिक, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो circular loop carrying current as a magnetic dipole, मतलब अब हमको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो गोइंग बैक टू प्रीवियस टॉपिक्स, अगर आपको याद होगा एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, याद है क्या, याद है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था हमने, भूल गए, म्यू बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, व्हाट वाज म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट, वो हमने डिराइव किया था कि सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कंपेयर किया था, एग्जैक्टली, तो यू हैव ऑब्टेन्ड एन इक्वेशन जस्ट बाय कंपैरिजन, तो आप बोलते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस केस में ऐसा फॉर्मूला है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स में ऐसा सेम फॉर्मूला आएगा, जहां पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। तो सिमिलरली अब हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट भी हो रहा है और एक पॉइंट पे खत्म भी हो रहा है। इज दिस सिचुएशन सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दो चार्जेस हमने शो किए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे हमने पोल्स दिखाए क्या? नहीं दिखाए। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक डाइपोल ने प्रोड्यूस किया। अगर ऐसा शो करना है तो वापस से इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? तो हमारा अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? एक फॉर्मूला डिराइव करना है, फिर बोलना है वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी ऐसा ही एक फॉर्मूला आता है, जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था पी, यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू या फिर स्मॉल एम। नोटेशन बुक टू बुक, टॉपिक टॉपिक वेरी होगा। यहाँ तक क्लियर? तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना? यस, गुड। देन we will start with, we know that magnetic field lines due to a circular loop carrying current are similar, और ऑफ कोर्स कहाँ पे? at large distances are similar to electric field lines due to electric dipole। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया, मैं वापस रिपीट करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। लार्ज डिस्टेंसेस, डू यू रिमेम्बर? अभी अभी हमने लार्ज डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था, याद है? क्या है? म्यू 0/2 I A square by x cube। गुड। so we know that at large distances magnetic field B is equal to μ0/2 I A को मैं बोल देता हूँ R अपॉन स्क्वायर था कि नहीं था? स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की जेड क्यूब। अच्छे से याद रखना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर और एक्स का क्यूब, रेडियस का स्क्वायर और जेड का क्यूब। अब फिलहाल मैंने एक ही टर्न लिया तो मैंने एन की वैल्यू 1 लिखा है, दैट इज वाई मैंने एन से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया। सिंपल। यहाँ तक क्लियर? गुड। हमारे पास लूप है। यस। यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस लूप? लूप कौन सा है? लूप कौन सा है? तो सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो वी नो दैट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट एरिया ऑफ द लूप is A equal to pi r square. Therefore, r square equal to A upon pi. Equation number 2. Equation 2 को equation number 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो from equation number 1 and 2, you have B equal to μ0/2 I upon Z cube r square. What r square is? A by pi. Right? Clear? Do you remember NIA B sin theta? क्या था ये? NIA B sin theta क्या था ये? क्या था? टॉर्क याद है? टॉर्क। NIA B sin थीटा। उसमें हमने NIA को क्या लिखा था? म्यू। व्हाट वाज म्यू? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न। अगर एन की वैल्यू 1 हो तो NIA विल बी ओनली IA। तो यहाँ पे IA है क्या? हाँ, तो ये कौन है? म्यू, राइट? सो वेयर I into A is म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिर्फ यहाँ पे उसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, डजंट मैटर।
It is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. तो फॉर्मूलाज अगर भूले तो गए काम से. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन, हर दिन का रिवीजन होना चाहिए. अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो फिर यू विल नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम टीचर. कुछ नहीं कर सकते हम. यू हैव टू रिवाइज दिस. अब अगर आई ए के जगह पे मैं म्यू लिखता हूं तो क्या मिलेगा? बी इक्वल टू म्यू 0/2. आई ए की जगह पे आ गया एम और नीचे है पाई. पाई को यहां लिख दिया एंड जेड क्यूब. क्लियर? अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता हूं तो b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई और ऊपर आ जाएगा 2. सिर्फ 2 एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, 2m/z क्यूब. ऐसा क्यों किया थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इन फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ. ये स्केलर फॉर्म है इन वेक्टर नोटेशन. आपको याद होगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. अगर राइट हैंड साइड वेक्टर तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है. तो देयरफॉर यू विल हैव b बार इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m बार बाय z क्यूब. इक्वेशन नंबर 3. गुड. देन बट वी नो दैट अभी वो पता तो होना चाहिए ना. 11th स्टैंडर्ड में सीखा था हमने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of electric dipole is याद है E bar इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2p upon r cube, where r cube is distance, यहाँ पे z cube is distance. तो डू यू सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे डिस्टेंस का क्यूब है, यहाँ पे भी डिस्टेंस का क्यूब है. तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मतलब दोनों फॉर्मूला सेम है. तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. उल्टा भी सोचो, अगर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लुक दिस इज अदर वे अराउंड आल्सो. इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, so magnetic dipole can also produce magnetic field lines. मतलब magnetic lines can also produce magnetic dipole. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने बोला था करंट है. करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज है रेस्ट पे. इस चैप्टर का पहला लेक्चर, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद इलेक्ट्रिक करंट्स. वहां पे स्टैटिक चार्ज था, यहाँ पे स्टेडी करंट है. स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टेडी करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लाइन से रिप्रेजेंट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे करोगे रिप्रेजेंट? लाइन से. इफ यू कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने प्रोड्यूस किए? इलेक्ट्रिक डाइपोल ने. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसने प्रोड्यूस किए? एंड हेंस अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. यहाँ डाइपोल आना चाहिए, लूप तो लिख दिया मैंने, ठीक है, बट इट शुड बी डाइपोल. तो इट शुड बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. है कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? यस. यहाँ तक क्लियर? सो इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4. मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ पर ध्यान दो. सो फ्रॉम 3 and 4 बेसिकली आई विल से कंपेयरिंग 3 and 4. Comparing equation number 3 and 4, we see that, what do you see? We see that m bar is similar to, similar को analogous बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Analogous to p bar. Therefore, a current carrying loop, और इस केस में लूप कौन सा था? सर्कुलर. A current carrying circular loop behaves like magnetic dipole, behaves like a
मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ तक क्लियर? वंस अगेन 2 मिनट में पूरा पिक्चर क्या है समझा देता हूँ। पिक्चर कुछ नहीं है, पिक्चर इज दिस। हमारे पास एक लूप है जिसमें करंट है। अगर करंट है तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइंस से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस। करेक्ट? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट एंड दे एंड एट सम पॉइंट। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म लूप। क्लियर? गुड। Static charges at rest produce electric field. Electric field can be represented by electric field lines. और अगर दो चार्जेस हो इक्वल बट अपोजिट, क्या बोलते हो उसको? डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो गए। करेक्ट? अब हमको प्रूव क्या करना था? हमको प्रूव करना था कि करंट कैरिंग लूप भी कैसा बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल जैसा। तो टाइटल क्या था? करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करोगे? सिंपल। व्हाट यू कैन से इज, हमको जो पता है वहां से स्टार्ट करेंगे। हमको क्या पता है? हमको पता है फॉर्मूला बी का। क्या था फॉर्मूला? म्यू 0/2 पढ़े हो? जनरल फॉर्मूला बताओ। I R square upon Z square plus R square raised to 3/2। ये जनरल फॉर्मूला है। करेक्ट? अगर डिस्टेंस लार्ज हुआ तो if Z is very very greater than R, तो Z square plus R square is roughly Z square. Therefore, magnetic field at large distances will be μ0/2 I R square Z square raised to 3/2 to cancel। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस इज I R square अपॉन Z क्यूब। ये जो मैंने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया, इसका रेडियस कितना है? R। कितना रेडियस है इसका? तो इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड देयरफॉर यहां से मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू A/पाई। इक्वेशन नंबर 2 बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर है ना? हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 B equal to μ0/2 I upon Z cube R square। R square, what is R square? A/पाई। यहाँ तक क्लियर? लेकिन हमने पिछले टॉपिक्स में I इंटू ए को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था। ये याद होना चाहिए, नहीं तो वापस जाके फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा हमको। तो B इक्वल टू μ0/2 पाई, ये 2 ये पाई। I इंटू ए क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। या तो म्यू से डिनोट करो या फिर एम से डिनोट करो, आपकी मर्जी। यू कैन यूज बोथ ऑफ दिस। तो यू कैन यूज म्यू, यू कैन यूज एम। अपॉन क्या बचा? जेड क्यूब। करेक्ट? क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर था तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है। करेक्ट? तो राइट हैंड साइड पर वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर? अब हम सिर्फ 2 को एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो नीचे 2 इंटू 2 4, ऊपर 2 अपॉन जेड क्यूब। फॉर्मूला तो बन गया। लेकिन ये जो करंट कैरिंग लूप है, इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये तुम तब बोल सकते हो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इसको कंपेयर करोगे। फिर हम बोलोगे वी नो दैट। 11वीं में देखा था, क्या देखा था 11वीं में? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p बार अपॉन। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो p बार है और ये जो m बार है, दे आर एनालॉगस, मतलब सिमिलर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो मैग्नेटिक डाइपोल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट p बार था तो मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट कौन है?
m बार है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो ये कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। दस योर कंक्लूजन इज बाय कंपेयरिंग दीज टू फॉर्मूलाज यू कैन से जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल you have a magnetic dipole, मतलब करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये कंक्लूजन है, दिस इज द लास्ट थिंग। देयरफॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होगा तो ये पता होगा। तो यू आर ऑलरेडी सीइंग कि सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम है, सिमिलर है। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. Static charge, electric field, steady current, magnetic field. Positive and negative charges separated by small distance. Electric dipole, a small current carrying circular loop, magnetic dipole. अब इसके आगे और क्या है? इसके आगे 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ खत्म होता है वहां से 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, और 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा। तो जस्ट टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगला टॉपिक रिलेटेड है। लुक, गॉस लॉ में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ ऐसा है कि सपोज हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। लेट्स से आई हैव अ सिंगल पॉइंट चार्ज Q1। मुझे एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस R है। So what is electric field due to charge Q1? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, वो फोर्स है। 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R square, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब सपोज हमारे पास एक चार्ज नहीं है, वी हैव मल्टीपल चार्जेस Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q10, जितने भी होंगे उतने। तो ये पूरा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? कैसे करोगे? 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1 square plus Q2 by R2 square plus Q3 by R3 square plus Q4 by R4 square। 1/4 pi epsilon 0 सबके पास है, तो वो ठीक है, गुड। देन अगर आपको याद है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। द चार्ज इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज एक्सटेंडेड चार्ज। फॉर एग्जाम्पल चार्ज ऑन अ स्फीयर। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल R है। एक पॉइंट है P, जो ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। बता दो, वेट वेट, डोंट बी हरी। या फिर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दिस आर प्रैक्टिकल केसेस, क्योंकि रियल लाइफ में आपके पास पॉइंट चार्जेस नहीं होते। रियल लाइफ में यू हैव चार्जेस विच आर स्प्रेड ओवर अ सरफेस या फिर ओवर अ स्ट्रेट लाइन वायर। लुक यहाँ पे बहुत सारे वायर्स है, पूरे के पूरे वायर्स पे चार्जेस है। करंट फ्लो रहा है ना, करंट नहीं फ्लो होगा तो फिर ये माइक भी काम नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो ये चार्जिंग भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है और पूरे के पूरे वायर पे चार्ज है, तो यू हैव चार्जेस। आई कम टू द पॉइंट। थोड़ा सा पिछला कनेक्शन जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आता। देन हमने और एक केस लिया था, याद है क्या? प्लेन शीट, इन्फिनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है एंड दिस इन्फिनाइट प्लेन शीट कंटेन्स चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये सारे केसेस, रिमेंबर, हमारे पास ऐसा एक प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट पे यू हैव चार्जेस स्प्रेड ओवर दिस सरफेस और डेंसिटी कितना है? सिग्मा। यहाँ पे एक P पॉइंट है, यहाँ पे भी एक P पॉइंट है, यहाँ पे भी एक P पॉइंट है। इन तीनों केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो थोड़ा सा पहले इमेजिनेशन को बढ़ाओ। वो समझ में आ गया तो अगला टॉपिक कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटोस्टैटिक्स में ट्रांजिशन। गॉस लॉ को ये बताता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज ऑन अ कंडक्टर, ड्यू टू चार्ज ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो टोटल फ्लक्स निकालो। फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो? नहीं, व्हाट इज फ्लक्स, स्टार्ट वहां से करना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज फ्लक्स? नहीं, मुझे इंटीग्रेशन ये वर्ड नहीं सुनना। आई वांट टू नो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। चलो ओके, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ लो, नहीं याद तो नहीं याद, ध्यान दो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? यहाँ ध्यान दो। वी हैव अ रीजन ऑफ स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक एरिया ले लेता हूँ, सम एरिया, तो इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस इस एरिया को परपेंडिकुलरली पास होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric field lines passing normally through a given area is defined as electric flux। बहुत सिंपल डेफिनेशन था। एक गिवन एरिया में से उस एरिया को कितने लाइंस परपेंडिकुलर पास होते हैं उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन से फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric field lines passing through a given area normally is defined as electric flux। अब हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ही पास होगा ऐसा नहीं होता। मे बी यू हैव एन एरिया, हमारे पास एक एरिया है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो हो रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या परपेंडिकुलर? नहीं। तो फिलहाल मैं एक ही लाइन दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही लाइन है। देयर आर सो मेनी लाइंस, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। तो मैंने फिलहाल एक ही लाइन दिखाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का डेफिनेशन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होना चाहिए नॉर्मल। ये एरिया को मैंने बोला था डीएस। क्यों डीएस? क्योंकि ये स्मॉल एरिया है। मैथ्स में और फिजिक्स में डी मतलब स्मॉल, एस मतलब सरफेस, तो ये स्मॉल सरफेस है डीएस। अब तक हमने व्हाट वी हैव लर्नड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। याद है? फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्केलर एंड वेक्टर। उसमें से हमने अभी तक लेंथ को, एरिया को और वॉल्यूम को हमेशा स्केलर रखा था। याद है? बाय डेफिनेशन इट इज स्केलर। लेकिन अब मुझे एरिया को बनाना है वेक्टर। अगर एरिया को वेक्टर बनाना है तो क्या चाहिए साथ में? डायरेक्शन। तो ये जो डीएस है, ये स्मॉल सरफेस है, इसको मैंने डायरेक्शन दे दिया। अब डायरेक्शन कैसे दोगे? हमारी मर्जी, हम डिफाइन कर रहे हैं। मैं डायरेक्शन क्या करूंगा? नॉर्मल ले लूंगा। मैं बोलूंगा जो सरफेस है उसी को नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ सरफेस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। तो जो अब तक आप स्केलर मान के चल रहे थे तो क्या बना दिया? अब ये एंगल कितना है? थीटा। तो व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन normal to the area and electric field। electric field is also vector। अगर वेक्टर है तो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, याद है क्या? एक होता है कॉस कंपोनेंट, एक होता है साइन कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट? ये साइन है। ये इट इज ई कॉस थीटा। एंगल को एडजेसेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? एडजेसेंट साइड अपॉन। हाँ, तो फिर एडजेसेंट कॉस आएगा कि साइन आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था?
नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली। एरिया को नॉर्मल ई कॉस पास हो रहा है कि ई साइन पास हो रहा है? एरिया को नॉर्मल, ये एरिया है उसको नॉर्मल कौन है? ई कॉस। तो ई साइन हमारे काम का है क्या? उड़ा दो, भूल जाओ इसको। करेक्ट, राइट। अब मैंने बताया, मैंने एक ही लाइन बताई इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन एक्चुअली एक लाइन होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब सरफेस के हर एक पॉइंट से एक लाइन निकल रहा है। सरफेस के हर एक पॉइंट से एक लाइन निकलेगा तो टोटल लाइन कितने होंगे? ds इंटू ई कॉस थीटा। ये क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट कैसे करते हो? फाई से, लेकिन डी क्यों? एरिया क्या था? स्मॉल, तो फ्लक्स क्या है? स्मॉल। तो इट इज डी फाई, इट इज ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन यू रिमेंबर व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज ए डी कॉस थीटा? ई डी एस कॉस थीटा मतलब क्या? ए बार डॉट डी एस बार। दिस इज फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस? डी फाई बाहर इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ पे भी एक गलती की है मैंने। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड। अभी रिविजन चालू करना है ना हमको। वेक्टर के दो प्रोडक्ट याद है क्या आपको? कौन से दो प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और एक नाम था, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? तो फिर इधर वेक्टर क्यों लिखा? हाँ, ये वेक्टर नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे इसको? स्केलर। जैसे वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो याद रखो, डी फाई फ्लक्स कैन नॉट बी अ वेक्टर क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स क्या है? स्केलर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक अच्छे से समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। करेक्ट। अब अच्छे से ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब ये तो फ्लक्स था, मैं फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में बाद में जाएंगे हम लोग। फिलहाल ये इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे अपने आप। अब इमेजिन, थोड़ा सा और इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इमेजिन यहाँ पे हमने जो ये सरफेस लिया ds, मैंने क्या बोला? डी क्यों लिखा था हमने? स्मॉल। वेरी गुड, स्मॉल। मतलब ये स्मॉल था इसलिए डी लिखा। अब हो सकता है कि ये जो स्मॉल सरफेस है ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट हो सकता है ऐसा। करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस ds में से पास हो रही है तो उसके बाजू में भी छोटा सरफेस होगा, वहां से भी पास होगा, राइट। सपोज इमेजिन, मैंने सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू। यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? नहीं, ओनली पॉजिटिव, अवे। अवे। अगर एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो ओनली अवे, एक ही नेगेटिव है तो ओनली टूवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा जाएगा ना, वो हर डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, पक्का, श्योर। तो अगर फ्लक्स इस सरफेस में से है तो इसके बाजू में और एक सरफेस है, वहां से भी है, और उसके और साइड में और भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो पूरा का पूरा सरफेस, कौन सा सरफेस? बड़ा सरफेस। विच सरफेस? दिस बिग सरफेस एस। दिस बिग सरफेस एस was imagined to be made up of large number of small surfaces. तो एक छोटे सरफेस का फ्लक्स कितना था? डी फाई। मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा? ई बार डॉट डी एस बार। और ये इंटीग्रेशन किस पे है? सरफेस पे। इसको बोलते हैं टोटल फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? टोटल फ्लक्स। अब आओ गॉस लॉ। इतना पता है तो गॉस लॉ समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। ये गॉस लॉ का बेसिक है, फाउंडेशन है। तो कमिंग टू गॉस लॉ नाउ। सो द आइडिया हियर इज, गॉस लॉ के एप्लीकेशन 4-5 है, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है, गॉस लॉ क्या बताता है हमको? गॉस लॉ बताता है कि अगर मेरे पास एक
सिचुएशन है जिसमें मेरे पास 5 6 7 8 10 15 20 चार्जेस है, सम नंबर ऑफ चार्जेस, या एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज है, या फिर ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पूरे वायर पे चार्ज है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले चार्ज को एनक्लोज करो, ये जितना भी चार्ज है इसको एनक्लोज करो। ये इमेजिनरी सरफेस होता है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि गॉस ने बताया तो गॉसियन सरफेस, एम्पियर बताएगा तो एम्पिरियन सरफेस, राइट? उस पर आएंगे हम बाद में, करेक्ट। और इसका शेप क्या होना चाहिए? रैंडम शेप। अब रैंडम है तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं रैंडम क्यों ड्रॉ करना है? रैंडम मतलब एनी शेप। सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये, चार्ज को हर डायरेक्शन से क्लोज करो। क्या करो? क्लोज। तो ऐसा नहीं चलेगा, यू कैनॉट हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ओपन रख दिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। व्हाट इज एक्सेप्टेड इज, आपको अगर शेप जो लेना है वो ले लो, क्लोज होना चाहिए, करेक्ट। तो व्हाट इज इजियर थिंग टू डू? कंडक्टर का शेप स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस को भी स्फीयर बना लो, तो दैट इज इजी। ये स्फीयर था तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर है। सिर्फ यहाँ पे गॉसियन सरफेस को गॉसियन स्फीयर बोलेंगे। वायर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल। हाँ, तो गॉसियन सरफेस को क्या बना लोगे? सिलेंडर। इसको बोलेंगे गॉसियन सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर? अब गॉस लॉ बताता क्या है हमको? गॉस लॉ बोलता है कि ये जो सरफेस आपने ड्रॉ करके रखे, ये जो आपने सिलेंडर लिया, या जो ये स्फीयर लिया, या जो रैंडम शेप लिया, अब ये अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा? अवे। यहाँ पे भी क्या होगा? अवे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सरफेस में से पास होगा, करेक्ट। तो गॉस लॉ हमको ये बताता है कि टोटल फ्लक्स, व्हाट इज टोटल फ्लक्स? इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, ई बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? इसमें कितना चार्ज है? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। तो टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q4 प्लस Q6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ तक क्लियर, राइट? यहाँ पे जितना भी चार्ज इस कंडक्टर पे होगा दैट इज चार्ज एनक्लोज। यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है दैट इज चार्ज एनक्लोज। तो बॉटम लाइन इज, अगर आपको n नंबर ऑफ चार्जेस का फील्ड निकालना हो, अगर आपको एक्सटेंडेड चार्जेस, चार्ज ऑन अ बॉल, चार्ज ऑन अ वायर, चार्ज ऑन थिन प्लेन शीट फाइंड करना हो, तो कौन सा लॉ यूज होगा? गॉस लॉ यूज होगा। और गॉस लॉ का पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले उस चार्ज को क्या करना है? एनक्लोज करना है, राइट। एंड द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस विल डिपेंड ऑन द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रैंडम शेप तो रैंडम, यहाँ पे स्पेरिकल शेप है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल। ये दूसरा पॉइंट याद रखो। तीसरा पॉइंट ये था कि हमने सबसे पहले क्या किया? हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स फाइंड किया। क्या किया? फ्लक्स मतलब क्या फाइंड किया? ई बार डॉट ds बार। हमने सबसे पहले इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में इमेजिन किया, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 एनक्लोज। पॉइंट नंबर 2, शेप ऑफ द सरफेस शुड बी dependent on the symmetry of the problem. Cylindrical to cylindrical, spherical to spherical. Number 3, Gaussian surface should be assumed to be made up of large number of small elements, and then you find out E bar dot ds bar for each element. उसके बाद total flux is obtained by integration. यहाँ तक क्लियर यहाँ तक? ये सब करने के बाद हमने क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग की स्टैटिक, और मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ। जैसे गॉस लॉ वैसे एम्पियर्स लॉ।
राइट। गॉस लॉ हमको बताता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। एम्पियर्स लॉ हमको बताता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी बार डॉट डीएल बार, ई की जगह पे बी, सरफेस की जगह पे लेंथ एलिमेंट, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ ये सरफेस एलिमेंट के था कि लेंथ एलिमेंट के था, इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्यू इनक्लोज, क्योंकि चार्ज था, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है कि करंट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे करंट एनक्लोज बराबर। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, इतना जीरो, क्या बोलते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में परमिटिविटी होता है कि परमियाबिलिटी होता है, वहां पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो गॉस लॉ इज used to find out electric fields and Ampere's law is used to find out magnetic fields. So point number 1 now तक clear। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल के नहीं चलेगा, मैं वापस बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे इधर ही अटक जाएंगे हम, 11वीं से आगे बढ़ेंगे नहीं कभी फिर। तो यू हैव टू पे अटेंशन एंड रिवाइज। तो रिमेंबर, गॉस लॉ इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। गॉस लॉ में इंटीग्रेशन इज ओवर सरफेस, मतलब 2 डायमेंशनल। एम्पियर लॉ में इंटीग्रेशन इज ओवर लूप, मतलब 1 डायमेंशनल। जब सरफेस हो 2 डायमेंशन हो तो ds बार, जब 1 डायमेंशनल लूप हो तो dl बार। एरिया एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिनोमिनेटर में, यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस न्यूमरेटर में, वहां पे चार्ज एनक्लोज, यहाँ पे करंट एनक्लोज। ये है एम्पियर लॉ का डेफिनेशन, राइट। अब इसको सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। रुको मैं बताता हूँ, पहले पहले पूरा समझ लो। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल था, ये कौन है, लाइन इंटीग्रल। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार आगे अराउंड अ क्लोज पाथ, या फिर अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू, देखो लाइन इंटीग्रल है और लाइन क्यों है, क्योंकि कौन है ये, लेंथ है, वो कौन था, सरफेस था। तो वहां पे क्या बोला था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, नहीं, अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे क्या बोलोगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू permeability of free space, times मतलब multiplied by free space times what, current enclosed, किसमें enclosed है, in that closed path। यहाँ जो क्लोज पाथ लिया है वही क्लोज पाथ, इन दैट क्लोज पाथ। यहाँ तक क्लियर। तो मैथमेटिकली, ये मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दिया इसका। सो मैथमेटिकली एम्पियर्स लॉ इज गिवन बाय लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू म्यू जीरो इनटू करंट एनक्लोज, राइट। ये तो स्टेटमेंट है इसका। तो स्टेटमेंट क्या है, the line integral of magnetic field of induction B bar around any closed path is equal to permeability of free space times the current enclosed by that closed path। यहाँ तक क्लियर, राइट। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं। अभी मेथड समझ लो। जैसे वहां पे मेथड था, क्या मेथड था, चार्ज को एनक्लोज करो, सरफेस में एनक्लोज करो, उस सरफेस को नाम था गॉसियन सरफेस। यहाँ पे करंट को एनक्लोज करो, किसमें, लूप में, राइट।
उस लूप को नाम होगा एम्पेरियन लूप। करेक्ट? समझ में आ रहा है? सिमिलरिटी समझ में आ रहा है? वहां पे सरफेस था, यहाँ पे लूप है। वो गॉसियन सरफेस था, ये एम्पेरियन लूप है। वहां पे आपने हर एक वो पूरे सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। हर एक एलिमेंट के लिए ई बार डॉट डी एस बार फाइंड किया था। यहाँ पे पूरे लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में इमेजिन करो। वहां पे एरिया एलिमेंट था, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है। फिर हर एक एलिमेंट के लिए क्या फाइंड करोगे? बी बार डॉट डी एल बार। वहां पे ई बार डॉट डी एस बार फाइंड करने के बाद सारे के सारे ई बार डॉट डी एस बार को ऐड किया था। मतलब क्या किया था? इंटीग्रेट। यहाँ पे बी बार डॉट डी एस बार फाइंड करने के बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट। तो इन एम्पियर्स लॉ, to find out magnetic field using Ampere's law, we imagine, what do you imagine? A closed path, right, around current carrying conductor. This closed path is known as Amperean loop. So to find the magnetic field by Ampere's law, क्या करते हैं हम लोग? we do what? we imagine what? We imagine a closed loop which encloses current, या फिर which encloses current carrying conductor। एक ही बात है, which encloses current और current carrying conductor, known as एम्पेरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? तो एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए पहले करंट को क्लोज करो लूप में, उस लूप को नाम दे दिया एम्पेरियन लूप। जैसे वहां पे एक स्टेप मैंने बताई नहीं, अब बताऊंगा। जैसे वहां पे अगर कंडक्टर स्फेरिकल हो तो गॉसियन सरफेस को क्या था? स्फेरिकल। अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो सिलेंडर। मतलब द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। बराबर? तो यहाँ पे भी वही है, द शेप ऑफ एम्पेरियन लूप डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। द शेप ऑफ एम्पेरियन लूप depends on symmetry of the problem. Then we assume, क्या assume? We assume the loop to be made up of large number of length elements, large number of infinitesimal length elements. What is the meaning of infinitesimal? Very small, infinitesimal length elements। और इन सबका लेंथ कितना होना चाहिए? dl, each of length dl, then we determine। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम लोग? नहीं, इंटीग्रेशन कैसे? पहले सिंगल के तो कर लो। then we determine b bar dot dl bar for each element, and then add all such b bar dot dl bar। है तो क्लियर? गुड? पक्का? श्योर? अब डू यू रिमेम्बर, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था जिसका हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। याद है? भूल गए? -∞ से +∞ था। फिर पहले हमने 0 से इंफिनिटी फाइंड किया था, उसको बोला था अपर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट। ओके, लुक, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। हमने 3, 4, 5 लेक्चर पहले, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी लेक्चर्स we have done this earlier. We had a long straight wire. This wire is going from -∞ to +∞, और this wire has a steady current I। ये उसका सेंटर था।
फिर हमने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया था समवेयर ओवर हियर, अगर याद होगा तो, याद है? यस, गुड। यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, फिर हमने बोला था कि एक पी पॉइंट है। डू यू रिमेम्बर पी पॉइंट? a P point over here at perpendicular distance capital R। इसका डिस्टेंस जो है ये है L, और लेंथ एलिमेंट का लेंथ है dl। हमको P पॉइंट पे टोटल फील्ड निकालना है। क्या फाइंड करना है? टोटल। इस डिस्टेंस को क्या बोला था हमने? क्या बोला था इस डिस्टेंस को? स्मॉल आर। ये एंगल कितना था? थीटा। ये एंगल कितना था? अल्फा। बाउंसर तो जाएगा, तो बोल रहा हूँ रिवाइज ही नहीं करते तो क्या करेंगे अब। लुक, आई गिव वन मोर ट्राई। थोड़ा मैं और ट्राई करता हूँ। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। कितना लॉन्ग है? इन्फिनाइटली लॉन्ग है। इन्फिनाइटसिमल नहीं है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? इसमें क्या है? करंट क्या प्रोड्यूस करता है? कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? तो अब हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। इसमें एक स्टेडी करंट है, एक पी पॉइंट है जिसका मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है फील्ड बी ड्यू टू दिस करंट। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ हमको डायरेक्ट टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बताता ही नहीं है। वो क्या बताता है? एलिमेंट। वो बोलता है कि पहले एक एलिमेंट लो। पहले एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया? डी बी। फिर टोटल फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? फिर इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था। हमने बोला सिमेट्रिकल है, जितना मैग्नेटिक फील्ड नीचे के पार्ट से आएगा उतना ही ऊपर के पार्ट से आएगा। तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। अभी याद आ रहा है? माइनस इंफिनिटी टू जीरो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लोअर पार्ट। इसको हमने बोला था बी एल, और जीरो टू इंफिनिटी है अपर पार्ट बी यू। लेकिन बी एल और बी यू दे आर इक्वल। जितना मैग्नेटिक फील्ड लोअर पार्ट से आता है उतना ही अपर पार्ट से आता है। तो ये लिखा था हमने 2 टाइम्स ऑफ बी। फिर याद होगा तो एक सॉल्व करते वक्त इसमें इंटीग्रेशन भी है। लुक, देयर इज इंटीग्रेशन। तो हमको इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ा था उस केस में। हाँ याद है, हाँ पक्का। गुड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 15 स्टेप करने के बाद, 15 स्टेप में इंटीग्रेशन भी करने के बाद आपको मिला था म्यू 0/2 पाई आई बाय आर। 15 to 18 स्टेप्स का डेरिवेशन। अब यही चीज एम्पियर्स लॉ के हेल्प से 3 से 4 स्टेप में होती है। यही फॉर्मूला वापस मिलता है। राइट? करेक्ट। तो व्हाट इज द पावर ऑफ एम्पियर्स लॉ? इट कैन गिव यू अ मेथड टू इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ हमको टोटल नहीं बताता, हमको क्या बताता है? थ्रू स्मॉल एलिमेंट। तो एम्पियर लॉ क्या बताता है? पूरे का पूरा। और कैसे बताता है? शॉर्टकट में। तो ये हम अभी कल के एग्जाम्पल में देखेंगे।